नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फार्मर्स लव आपके लिए बहुत ही मजेदार एक सीरीज लेकर आया और ये सीरीज है राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले बच्चों के लिए। दोस्तों, एग्रीकल्चर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वैकेंसी के लिए पेपर देने वाली चीज़ों को समझना। क्या चीज़ें हैं आप सभी को पता होगा। 11 से पदों पर इस बार भर्ती निकली है और बहुत ही भर्ती, मतलब मेरे ख्याल में बड़ी भर्ती परीक्षा है, क्योंकि इससे पुरानी वाली जो भर्ती हुई थी वो मात्र 430 पदों पे हुई थी। इस बार 1100 पद हैं। बहुत ही मजेदार भर्ती परीक्षा है। तो आप सबके लिए फार्मर्स लव इस बार एक बहुत ही मजेदार कोर्स लेकर आया है और ये कोर्स है हमारी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को मिलाकर एप्लीकेशन पे ही आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं आज एक बहुत ही मजेदार विषय के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर की तो सर आपसे बात कर ही लेंगे। दोस्तों, हमें बात करनी है हमारे राजस्थान के कला एवं संस्कृति की, क्योंकि जीके को भी तो समझाने वाला कोई चाहिए ना दोस्तों। केवल एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। तो हम डिस्कस करेंगे आपसे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति की बात करें, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, इसमें हमारा रहना, खाना, पीना, पहनावा, इसमें हमारे वो सारी रहन सहन हैं, वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो आपको यहाँ पर दिखती हैं। जैसे कि मान लो मैं आसपास कौन से डांस करता हूं या देखता हूं, कौन से गीत हैं, कौन से वाद्य यंत्र हैं, यहाँ पर हम किस प्रकार की चित्रकला का ध्यान रखते हैं, कौन सी हस्तकलाएं हैं, कौन से मंदिर, मस्जिद, महल, त्योहारें, जितनी भी कुछ चीजें हैं, हमारे आसपास की झीलें, हमारे आसपास के तालाब, हमारे आसपास के संत संप्रदायों की बात करेंगे, देवी देवताओं की बात करेंगे, यानी फुल ऑन कल्चर को डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से कितना उपयोगी है वो समझ लो। दोस्तों, आप सभी के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। इन 100 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के होते हैं। जीके में जनरल नॉलेज, जो राजस्थान का जनरल नॉलेज है, उसके अंतर्गत राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी यानी भूगोल और राजस्थान का थोड़ा बहुत करंट अफेयर, ये 4 प्रमुख सब्जेक्ट आपके सामने दिखाई देते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो आर्ट एंड कल्चर का है। आर्ट एंड कल्चर में आपको लगभग प्रति वर्ष जब भी ये पेपर होता है, पर भर्ती परीक्षा में कभी 12 क्वेश्चन, कभी 13 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, यानी एवरेज हम माने तो 10 से 12 क्वेश्चन 25 में से आते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। यानी 50% रेशो रहता है किसका, आपके आर्ट एंड कल्चर का जीके के अंतर्गत। तो आज हम आपको आर्ट एंड कल्चर समझाने वाला हूं और बहुत ही जरूरी और महनीय विषय है, जो आपको जमीन से जोड़ेगी, जो आपको फील कराएगी कि हाँ भाई, ये मेरी लोक देवी हैं, ये मेरे लोक देवता हैं, ये हमारे यहाँ पर चलने वाले गीत हैं, ये हमारे यहाँ का किला है, ये हमारे यहाँ का महल है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको फील होगा कि यार एकदम ये तो हमसे टच है चीजें। तो कल्चर में दोस्तों, कला एवं संस्कृति में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा उसको समझते हैं। दोस्तों, एक टॉपिक है जिसका नाम है स्थापत्य कला। लेकिन स्थापत्य कला से पहले हम देवी देवताओं को ढोक लें तो ज्यादा बेहतर रहता है। तो धार्मिक जीवन को अगर हम समझें तो हमारे यहाँ एक टॉपिक आता है लोक देवता, फिर आता है दोस्तों लोक देवियां। लोक देवता के बाद में क्या आता है, लोक देवियां, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक दोस्तों, तीसरा हमारा टॉपिक है संत एवं संप्रदाय, संत एंड संप्रदाय, संत और संप्रदाय। दोस्तों, इसके बाद में हम चौथे नंबर पे एक टॉपिक लें जिसका नाम था मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार, ये हमारा एक धार्मिक जीवन है। जिस तरीके का हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की कल्चर है, उसमें धार्मिक भाव क्या है, उस सांप्रदायिक सद्भाव को देखने के लिए हम 4 टॉपिकों को पढ़ेंगे। फिर हम दोस्तों 5वें की तरफ रुख करें तो हमारा सामाजिक जीवन कैसा है, जैसे कि राजस्थान के रीति रिवाज, रस्में कैसी हैं हमारी, और उनमें कुछ प्रथाएं जिन पर वर्तमान में रोक लग चुकी है, जिन्हें हम कहते हैं कुप्रथाएं। दोस्तों, कुप्रथाओं के बाद में हम 6वें नंबर पे देखें तो यहां पर एक और टॉपिक जुड़ता है, और वो टॉपिक क्या है, वो जुड़ता है दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। लेकिन ये जनजातियां केवल और केवल, मैं कहां की बात कर रहा हूं, राजस्थान, क्योंकि कला संस्कृति जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये कहां की होगी, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति इंडिया जीके की भी होती है, मध्य प्रदेश की भी है, हर एक राज्य की कला संस्कृति है। हम केवल राजस्थान की पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में वही है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तो 7वें नंबर पे अगर हम बात करें जनजातियों के बाद में,
तो एक और पॉइंट आता है जो हमारे पहनावे को दिखाता है, हमारे वस्त्रों को दिखाता है। तो वस्त्र प्लस इसके साथ में जोड़ देते हैं दोस्तों आभूषण। तो वस्त्र व आभूषणों को एक बार हम देखेंगे। 7 टॉपिक हो गए। अच्छा, हमने कहा और बताइए सर इसमें और भी तो टॉपिक हैं। तो हमने कहा बिल्कुल भाई साहब, 8वें टॉपिक के रूप में हमने जोड़ा स्थापत्य कला। और जब हम स्थापत्य कला कहते हैं दोस्तों, तो उसमें वो सारे टॉपिक आ जाते हैं जैसे कि दुर्ग, महल, हवेली, बावड़ी, दुर्ग, महल, हवेली, बावड़ियां, छतरियां। ओके, हमने कहा सर इसमें अलग अलग धर्मों से संबंधित मंदिर, मस्जिद, या मैं कहूं तो कोई भी प्रार्थना स्थल, इस तरह के सारे टॉपिक्स हम इसी में पढ़ेंगे। मंदिर, मस्जिद, दुर्ग, महल, हवेली, छतरी, बावड़ी, तालाब, है ना, ये जलाशय वाले टॉपिक भी, झीलें हैं, ये सब स्थापत्य कला में आएंगी। यहाँ पे हम तालाब व झीलें भी जोड़ सकते हैं। वैसे आपके सिलेबस में इसमें एक और टॉपिक जोड़ रखा है कि सर स्मारक भी आप हमें यही बता दो। वैसे स्मारक लगभग इसी में आ जाएंगे। आप दुर्ग पढ़ेंगे तो मैं आपको विजय स्तंभ पढ़ाऊंगा। मैं जब दुर्ग पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि कहां पर है राणा कुंभा की छतरी, कहां पर है राणा सांगा की छतरी, कहां पर है भंड देवरा के शिव मंदिर, कहां पर है रनकपुर के मंदिर। सारी चीज हम डिस्कस करते चलेंगे रास्ते में। पर ठीक है, स्मारकों को हम यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा बहुत हम पक्ष लेंगे किसका। एक टॉपिक है पर्यटन। ये वैसे ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाते हैं, पर ठीक है, थोड़ा इसको हम देखते हुए चलेंगे। यहां पे भी इसको हम समझते हुए चलेंगे। 8वां टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या देखेंगे। 9वें नंबर पे दोस्तों हमारे लोक कलाओं से संबंधित लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, लोक वाद्य और लोक, इसके बाद में ये 4 टॉपिक हो गए। नृत्य, नाट्य, गीत, वाद्य, हमारे नृत्य शैलियां, गायन शैलियां, हमारे यहाँ संगीत घराने कौन कौन से हैं। अच्छा, गीत के अलावा हमारे यहाँ प्रमुख संगीत से संबंधित संस्थान भी जोड़े जाएंगे कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत संगीत से संबंधित संस्थान कौन से हैं, कौन कौन सी संस्थाएं जो संगीत, नृत्य और नाटक को आगे बढ़ाने के लिए, संरक्षण करने के लिए काम कर रही हैं। तो इनमें हम संस्थाएं भी पढ़ लेंगे साथ में। नंबर 10 पर देखें दोस्तों, तो राजस्थान की चित्रकला को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। चित्र शैलियां और उनके अंतर्गत स्कूल्स, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, फिर इनके अंदर भी जैसे उदयपुर शैली है, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत उदयपुर है, चावंड है, देवगढ़, नाथद्वारा, इन शैलियों को पढ़ेंगे। या फिर मारवाड़ शैली के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो जोधपुर शैली है, किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, ठीक है, अजमेर शैली, घनेराव शैली, इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो चित्रकला के साथ साथ में अपन एक और जोड़ देते हैं दोस्तों, जिसका नाम है टॉपिक हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट की हम बात करने वाले हैं। तो चित्रकला और हस्तकला, ये 2 टॉपिक आपके होने वाले हैं। ठीक है, 11वें नंबर पे हम बात करें तो चित्रकला, हस्तकला हो गया, लोक नृत्य, नाट्य, गीत, वाद्य हो गया, तालाब वगैरह वाली बात हो गई। अच्छा, इसके बाद में और क्या टॉपिक जोड़ा जाएगा। और भाई साहब हमने कहा यार कुछ तो होगा। बोले सर एक बहुत ही मजेदार महनीय टॉपिक इसमें जोड़ा जा सकता है। कौन सा सर? हमने वस्त्र आभूषण देख लिए, सारी चीज देख ली हमने, एक गजब की चीज तो छोड़ी दी, हमारी भाषा, जिसके लिए हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, भाषा एवं बोलियां, भाषा एवं बोलियां। और इसके बाद इसी से हम जोड़ते हैं दोस्तों, भाषा बोली से हम जोड़ देते हैं राजस्थान का साहित्य, राजस्थान का साहित्य। ये टॉपिक भी बहुत जरूरी है। लेकिन केवल साहित्य से काम चल जाता तो बात बन जाती। अरे भैया, साहित्य से संबंधित जो भी संस्थान हैं, जो भी पुरस्कार हैं, उन सबको भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, मुख्य राइटर्स, उनकी बुक्स, उनमें क्या क्या बातें हुई हैं वो सब। और 13वें नंबर पे आपके कृषि व पशुपालन से संबंधित राजस्थानी भाषा की शब्दावली, तो हम इसको कह सकते हैं राजस्थानी शब्दावली। अब इस शब्दावली में ज्यादा फोकस जो रहेगा वो 2 डिपार्टमेंट्स पर रहेगा, एग्रीकल्चर एंड पशुपालन। कृषि व पशुपालन से संबंधित शब्दावली को समझा जाएगा। ठीक है, यहां पर हम एक एक छोटे छोटे वर्ड के लिए, अड़ो किसको कहते हैं, कसूमल रंग जो है वो कौन सा रंग होता है, या फिर विवाह के समय पहनने वाली जूतियों को क्या कहते हैं, या विवाह के समय जब माता पिता, लड़की के माता पिता भूखे रहते हैं यानी उपवास करते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, उस व्रत को क्या कहते हैं। ऐसे करके बहुत सारे शब्दावली हम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, तो दोस्तों अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक मोटा माटी एक सिलेबस समझने का प्रयास किया है जो आपके राजस्थान के कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2026 जो मार्च में होने वाली है उसके लिए उपयोगी है। ये टॉपिक पिछले 3 एग्जाम से बदले नहीं है। 2021 में भी सिलेबस यही था, 2023 वाली वैकेंसी में भी यही सिलेबस था जिसका पेपर 2024 के फरवरी में हुआ, और 2026 में जो आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी यही सिलेबस है कला एवं संस्कृति का। ठीक है, बाकी उसमें स्मारक दे रखा है, पर्यटन स्थल दे रखे हैं, वो मैं कह रहा हूं इनमें ही आ जाएगा। प्रमुख धार्मिक स्थल दे रखे हैं वो भी आ जाएंगे, क्योंकि देखो देवता देवी संत संप्रदाय, मेले त्योहार, रीति रिवाज, प्रथाएं, जनजातियां, वस्त्र, आभूषण, स्थापत्य कला में दुर्ग, महल, हवेली, छतरी, बावड़ी, मंदिर, मस्जिद, तालाब, बावड़ियां, ये सब इसमें आ गया। झीलें, स्मारक, पर्यटन स्थल, लोक नृत्य, नाट्य, गीत, वाद्य, चित्रकला, हस्तकला, भाषा एवं बोलियां, राजस्थान का साहित्यिक संस्थान, और लास्ट में शब्दावली। बोलो बात समझ में आई? तो बंधु, मैं विष्णु बेनीवाल आपको ये कला संस्कृति पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, विगत 10 वर्षों में मैंने एक बात को जरूर नोटिस किया है, बहुत पर्सनली फील किया है कि एग्जाम का ट्रेंड हर 2-3 साल में बदलता रहता है, प्रश्न पूछने का तरीका बदलता रहता है। और अभी 2025 में जो पिछले कुछ पेपर हुए हैं, चाहे वो RS प्री का पेपर हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, या RA एग्जाम रिसर्च असिस्टेंट का पेपर हो, सभी पेपरों में हमें एक बात समझ में आ गई कि भैया इतने से काम नहीं चलेगा, छोटी तैयारी से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा लेवल अच्छा करना पड़ेगा, हमारा भी और आपका भी। तो मिलके तैयारी करते हैं दोस्तों, तैयार हो जाओ इस बार सुपरवाइजर की भर्ती परीक्षा को निकालने के लिए। अगले 70-80 घंटे के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि हमें राजस्थान कला एवं संस्कृति 70 से 80 घंटे में कंप्लीट करनी है, बेहतर ढंग से करनी है, उनको डिटेल वाइज एक एक टॉपिक को समझना है, उनके क्वेश्चंस को समझना है। प्लस मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है, कौन सा प्रश्न अब तक आ चुका है। जैसे मान लो मैं पहला टॉपिक पढ़ाता हूं लोक देवता, तो मैं आपको जब ये टॉपिक खत्म होगा तो ये भी समझाऊंगा कि ये टॉपिक ये पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें, यहां पर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है लोक देवता। कौन सा टॉपिक है? लोक देवता। हमारे बीच ही पैदा हुए ये लोग, इन्होंने जन कल्याण के लिए काम किए, समाज की भलाई के लिए काम किए, इन्होंने छोटी छोटी बातों को बहुत ही सीरियसली लेते हुए समाज की एक एक बुराई को खत्म करने का प्रयास किया, और उस लिए वो हमारे इस समाज में, हमारे आसपास के इलाके में पूजे जाने लगे। कौन पूजे जाने लगे हैं दोस्तों? हमारे लोक देवता। लोक देवताओं में सबसे पहले मैं एक लाइन कहूंगा, एक वर्ड आता है दोस्तों, पंचपीर। क्या है? पंचपीर। पंचपीर कहते हैं कि ऐसे लोक देवता जो हिंदू व मुस्लिमों द्वारा पूजे जाते हों, इसे हम कहेंगे दोस्तों आपका पंचपीर वाला फंडा। ऐसे लोक देवताओं की संख्या 5 है, इसीलिए 5 पीर यानी देवता। और पंच पीरों के इनके नाम हम यहां पे देखते हैं, तो नाम है गोपा मेरा है। गोपा मेरा बहुत ही नॉर्मल सा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भैया। गोपा मेरा है मतलब गोपा यानी गोगाजी चौहान। गोपा का मतलब गोगाजी चौहान पहला। पा यानी बात करें तो पाबूजी राठौड़। कौन है दोस्तों? पाबूजी राठौड़। हमने कहा चलो ठीक है, गोपा का मतलब तो समझ में आ गया। हमने कहा भैया और भी मतलब समझाओ जरा, बाकी भी तो। हमने कहा मे का मतलब है मेहाजी। क्या नाम है? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ये भी एक पंचपीर है। रा मतलब रामदेव जी महाराज। कौन है? रामदेव जी महाराज। और है का मतलब है हडबू जी। इस तरीके से 4-5 लोक देवता हो गए। ये सांखला वंश से आते हैं और ये तंवर वंश से आते हैं। ये किससे आते हैं दोस्तों? तंवर से आते हैं। तो 5 हो गए।
हमने कहा पहला गोगाजी, सब मेरे साथ रिवाइज करेंगे, गोगाजी, दूसरा पाबूजी, तीसरा मेहाजी, चौथा रामदेव जी, पांचवा हड़बूजी सांखला। कितने हो गए? 5। हमने कहा गोपा मेरा है, और गोपा मेरा को हमने कह दिया पंचपीर। ऐसे लोग देवता जिनको हिंदू व मुस्लिम दोनों के द्वारा पूजा जा रहा है, और हिंदू मुसलमान दोनों पूज रहे हैं, तो वो 5 पीर हो गए। और ये पांचों के मुख्य मंदिर आप देखोगे तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में। कहां पर है? पश्चिमी हिस्से में। क्यों ना हम एक बार इनको चिन्हित कर लेते हैं, 5 लोक देवताओं को। हालांकि हम बाकियों को भी पढ़ेंगे, तेजा जी हैं, हमारे देव नारायण जी हैं, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, देव बाबा, हरि राम जी, हीरामन बाबा, कल्ला जी राठौड़, है ना, फत्ता जी, सबको पढ़ेंगे, लेकिन 5 पहले पढ़ते हैं। दोस्तों इस मैप में अगर मैं चिन्हित करूं कि 5 लोक देवता कौन कौन सी लोकेशंस पे हैं, तो हमने कहा कर ही लेते हैं ना, चिन्हित में क्या ही जा रहा है हमारा। तो हनुमानगढ़ में तो है भैया गोगाजी। गोगाजी महाराज का मंदिर कहां पर है? हनुमानगढ़ प्रधान मंदिर। जन्म चूरू में हुआ था, ददरेवा में, लेकिन उनका वर्तमान में प्रधान मंदिर गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है। ठीक है। दूसरा हमने कहा था पा यानी पाबूजी, और पै फॉर फलौदी, और यहां पे ले लेते हैं फलौदी में पाबूजी महाराज का मंदिर है। किसका मंदिर है रे? पाबूजी महाराज का, कोलूमंड फलौदी मंदिर है। ओके। हमने कहा रुनेचा नाम की जो जगह है जिसे आज रामदेवरा कहते हैं, वहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है रे? रामदेव जी का मंदिर है। और हमने कहा और बताइए, तो इसी फलौदी में एक मंदिर और है जो है मेहाजी भगवान का। किसका है? मेहाजी मांगलिया का। और इसी फलौदी में है एक और मंदिर जो है बेंगटी गांव में, और वो है दोस्तों हड़बूजी महाराज। आपको ध्यान से समझ में आ रहा है? ये अरावली पर्वतमाला है, मान लो। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। तो इस अरावली पर्वतमाला के पांचों लोक देवता किधर हैं? पश्चिम दिशा की तरफ है। कौन सी दिशा है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के 5 प्रमुख लोक देवताओं को हमने नाम दे दिया क्या? पंच पीर। याद हो गए क्या? एक बार बोल के देखो दोबारा। पहला कौन? गोगाजी। दूसरा कौन? पाबूजी। गोपा मेरा बोले तो 3 पे मेहाजी, 4 बोले तो रामदेव जी, और 5 पे बात करें तो हड़बूजी महाराज। यहां पर आंसर सही माना जाएगा। क्लियर? आगे प्रश्न को अगर हम देखें अगले को, तो दोस्तों अगले प्रश्न पर जाने के लिए हमें हेडिंग डालना है, बोलो गोगाजी महाराज की जय। कौन सा भैया? पहला प्रश्न हम यहां पर देखेंगे गोगाजी महाराज। और गोगाजी कौन से वंश के थे? जैसा कि आपको अभी बताया था, चौहान वंश के राजा थे। राजा भैया एक जगह के सामंत थे इनके पिता, और खुद भी ये सामंत थे। कौन? गोगाजी महाराज। तो गोगाजी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि बेसिक सूचना है दोस्तों, गोगाजी महाराज का जन्म कहां हुआ? ठीक है। हमने कहा गोगाजी महाराज के पिता का नाम क्या है? ओके। हमने कहा गोगाजी महाराज की माता जी का नाम क्या है? मैंने ठीक है, माता हो गई, पिता हो गए, जन्म हो गया। फिर मम्मी पापा जन्म। हमने कहा गोगाजी महाराज का कोई वाहन भी है क्या? 4 व्हीलर का नाम, वो भी ठीक है। हमने कहा गोगाजी महाराज की पत्नी भी है क्या? उनका भी नाम देख लेते हैं। इनके 2 चचेरे भाई और थे जिनसे इनकी लड़ाई भी हो गई थी, तो उन चचेरे भाइयों के नाम भी देख लेंगे। ठीक है। तो गोगाजी महाराज के बारे में काफी कुछ जान लिया हमने। अभी लिखा कहां है? लिखेंगे, अभी तो नहीं जाना कुछ भी। तो सबसे पहले तो हम जन्म देखते हैं। गोगाजी महाराज का जन्म ददरेवा नामक स्थान, जिला चूरू में हुआ था। बात सही है क्या? गोगाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में। ओके, हमने कहा डन। जरा ये बताओ कि ददरेवा चूरू में इनका जो जन्म हुआ वो ईस्वी कौन सी थी? 946 ईस्वी। बोले विक्रम संवत बताओ, तो हमने कहा विक्रम संवत भी हमें याद है, 1003 विक्रम संवत। ये क्या चक्कर है? ईस्वी और विक्रम संवत वर्तमान में अगर देखा जाए तो 57 वर्ष के गैप में चलते हैं, क्योंकि विक्रम संवत की शुरुआत ईस्वी से 57 साल पहले हो गई थी। जैसे वर्तमान में 2025 ईस्वी चल रही है, लेकिन विक्रम संवत चल रहा है 2082। कौन सा चल रहा है? 2082 विक्रम संवत चल रहा है। अच्छा, ये हो गया विक्रम संवत वाली बात, ददरेवा चूरू वाली बात हो गई। हमने कहा भैया पिताजी का नाम क्या है? तो हमने कहा दोस्तों जेवरजी चौहान। कौन है? जेवरजी चौहान। ये हैं ददरेवा चूरू के रहने वाले, और ये सामंत थे। कहां के? ददरेवा के सामंत। उन दिनों साकंबरी रियासत बहुत फेमस चल रही थी चौहानों की, और उसी रियासत के अधीन एक सामंत के तौर पे, जमींदार के तौर पे काम करते हैं। कहां पर? ददरेवा में। ओके। माता जी का नाम क्या है रे? बाछल दे। माता जी का नाम क्या है भैया? बाछल
दे। पहले की महिलाएं बजाय किसी सरनेम लगाने के, देवी लगाने के, दे शब्द का उपयोग करती थी और ये अंग्रेजों के आने से ठीक पहले तक राजस्थान में प्रचलन था, तो दे शब्द इनका लग गया। वाहन, तो भैया इनके वाहन का नाम है नीली घोड़ी। 4 व्हीलर कौन सी है इनकी? नीली घोड़ी। पत्नी का नाम, बोले पत्नी जी का नाम है केलम दे। क्या नाम है दोस्तों? केलम दे। विशेष तौर पे याद रखना है, कैमल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, कैमल कर देते हैं इनको, तो केलम दे। अब चचेरे भाई को अगर हम देखें दोस्तों, तो चचेरे भाई के लिए एक शब्द आएगा और वो शब्द क्या आएगा? वो है अर्जन और सर्जन। अर्जन व सर्जन। कौन सा है? अर्जन और सर्जन। ये आपका टोटल क्या हो गया? गोगाजी चौहान के बारे में जानकारी हो गई। हमने कहा ठीक है चलो, अब जरा ये बताओ, ये जो गोगाजी महाराज हैं हमारे, इनके बारे में क्या सूचना हो सकती है? और तो हमने कहा भैया और तो बहुत सारी सूचना है, तो हमने कहा और बताओ। तो हमने कहा एक गुरु जी का नाम और है इनके का, गुरु जी का नाम ढूंढ लेते हैं। ओके, फिर हमने कहा ददरेवा जो चूरू वाले भाई साहब हैं, मतलब गोगाजी महाराज, तो इनके उपनाम क्या क्या हैं? हमने कहा ठीक है जान लेते हैं। इनके उपनाम जानने के लिए आप चलते हैं गुरु जी के नाम। तो गुरु जी का नाम है भैया गोरखनाथ। कौन से लोक देवता हैं? गोरखनाथ जी महाराज, ये गोगा जी के गुरु हैं। हमने कहा उपनाम, तो एक तो इनको कहा जाता है सर्पदंश का इलाज करते थे ये, तो ये हो गए सर्पों के देवता। किसके देवता हो गए गोगा जी महाराज? सर्पों के देवता। हमने कहा ठीक है, और भी कोई उपनाम है क्या? बिल्कुल है, ये एक नाम और है जाहर पीर। ये महमूद गजनवी नाम के आक्रमणकारी ने इनको नाम दिया था। जाहर यानी जिंदा, पीर यानी देवता, जिंदा देवता के समान महमूद गजनवी ने यह नाम दिया था। क्यों दिया था वो अभी समझेंगे। अच्छा, जाहर पीर ब्रैकेट में कहूं तो किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा। ओके, हमने कहा डन। एक और उपनाम है इनका, जाहर पीर हो गए, सर्पों के देवता हो गए, और एक और है गौरक्षक देवता, क्योंकि गायों को बचाते हुए इनकी डेथ हुई थी, इसीलिए ये हैं गौरक्षक देवता। तो राजस्थान के गोगाजी महाराज के कितने टोटल माने जाएंगे नाम? 3। पहला सर्पों के देवता, दूसरा सर्पों जाहर पीर, और तीसरा गौरक्षक देवता। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ना है? इनके बारे में सूचना। एक कहानी सुना दूं क्या? छोटी सी कहानी है। कहानी यह है बंधु कि जो हमारे गोगाजी महाराज हैं वो कह रहे थे कि यार मुझे थोड़ा रिलैक्स चाहिए, और मुझे थोड़ा रिलैक्स अगर चाहिए तो रिलैक्स होने के लिए आराम से कर रहे होंगे यार, छुट्टी मना रहे थे, संडे का दिन था उस दिन, मैं वहीं था बाय द वे, मैं आपको बता दूं। ओके, ये बार बार होता है तो कोई बात नहीं। गोगाजी महाराज जो हैं हमारे, संडे के दिन आराम से छुट्टी मना रहे थे अपने घर पे। उनको एक दिन पता चला कि यार जो हमारे ये भाई साहब हैं, इन भाई साहब का नाम है महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी साहब कुछ लूट के ले जा रहे हैं राजस्थान से। बोले क्या लूट के ले जा रहा है भाई, इसको रोको। तो ये लूट के ले जा रहा था राजस्थान से बहुत सारी गाय। कौन है महमूद गजनवी? इस गजनवी नाम के व्यक्ति ने राजस्थान पे अब तक, सॉरी पूरे भारत पर अब तक 17 आक्रमण कर लिए हैं। ये 16वें नंबर का है, टोटल उसने 17 आक्रमण किए थे, और गजनी प्रदेश का रहने वाला है जो आज के अफगानिस्तान में। हमने कहा ठीक है भैया, ये गजनी का रहने वाला है, ये याद रखेंगे अपन। गजनी प्रदेश का जो ये राजा है, गजनी प्रदेश का जो ये राजा है, इसने कहा कि भैया मैं तो गजनी में ही रहता हूं, नो प्रॉब्लम, मुझे कौन रोकेगा, मेरी तो मर्जी, मैं जो भी करूं। गजनी का राजा कौन है? महमूद गजनवी। ये लिखना नहीं है, ये सुनना है केवल। महमूद गजनवी जो है 16वें आक्रमण के दौरान एक दक्षिण में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सोमनाथ, और सोमनाथ जी का जो मंदिर है ये आज के गुजरात में पड़ता है दोस्तों। आज के कहां पड़ता है ये? गुजरात में। तो जो ये गजनी भाई साहब हैं ये आए और 1025 में इसको लूटा। कौन सा मंदिर को लूटा? हमारे सोमनाथ मंदिर को। तो ये बंदा आया और अब वापस जाने की सोच रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं 1025 ईस्वी में इस
मंदिर को गजनी ने लूटा और ये इसका 16वां आक्रमण था। लूट के जा भी रहा है बाहर, तो हमने कहा रुक भाई रुक, कहाँ जा रहा है? अच्छा, इतना पैसा लूटा था इससे, जब ये जा रहा था तो यहाँ एक जगह पड़ती है दोस्तों सांचौर, और सांचौर से होते हुए जब इसने बहुत सारी गायों का अपहरण कर लिया, हमने कहा ये गाय कहाँ ले जा रहा है, रुक भाई, नहीं ले जाने देंगे। यहाँ पे इधर बाड़मेर और ये अभी बालोतरा नजला बन गया, एक प्रांत और पड़ता है पाकिस्तान का सिंध। यहाँ के कुछ जाट समाज के लोग हुआ करते थे, उन्होंने रोकने का प्रयास भी किया था, लौटते हुए इस गजनी को यहां पर रोकने का प्रयास भी किया था। इस सांचौर से गाय चुरा ली, युद्ध हुआ, गायों का अपहरण किसने किया? महमूद गजनवी ने। लड़ाई हुई, जाटों ने कुछ हद तक गजनवी की सेना को हराया, लेकिन पूरी तरह नहीं हराया, थोड़े बहुत हिस्से को हरा के और फिर जाट तो वापस आ गए। लेकिन गजनवी ने बहुत सारी गाय अभी भी अपने कंट्रोल में ले रखी थी और वो उनको लेते हुए जाटों की वजह से वो इधर सीधा जाने की बजाय ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, और वो इस रास्ते से निकलना चाह रहा है गजनी। और जब वो ऐसे मुड़ गया तो यहां पहुंचा गोगाजी महाराज के पास। गोगाजी कह रहे हैं भाई कहां जा रहा है, रुक रुक रुक, हमारी गाय चुराने की हिम्मत कैसे हुई तेरा? तो यहां पे एक लड़ाई हुई जिसका नाम है ददरेवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? ददरेवा का युद्ध। इस लड़ाई में गोगाजी महाराज वर्सेज हो गया। सामने कौन है? एक तरफ तो कौन है दोस्तों? गोगाजी, एक तरफ कौन है? गजनवी। और ये गजनवी और गोगाजी में लड़ाई हुई, और लड़ाई में सोचो कौन है? गोगाजी महाराज उस टाइम पे उम्र में है लगभग 79 ईयर, 79 साल का इंसान, सामने गजनवी जो बहुत बार आक्रमण कर चुका है, 16वां आक्रमण है राजस्थान की, मतलब भारत की तरफ, और हजारों बार ये यहाँ के मंदिरों को तोड़ चुका है, गायों को मार चुका है। गोगाजी ने कहा होगा जो देखा जाएगा, अपन तो चल रहे हैं। और युद्ध में आ गए मात्र 100-125 लोग, इनके 47 बेटे और इनके 60 भतीजे और खुद आ गए मैदान में। बोला आ जाओ रे, अपने परिवार वाले आ गए थे, घना बड़ा परिवार था भाई का। अब गोगाजी महाराज ने कहा है लड़ाई तो लड़नी है, और ये लड़ाई लड़ने के चक्कर में सामने आके खड़े हो गए और खूब युद्ध हुआ तगड़ा वाला। और इस युद्ध का रिजल्ट ये निकला कि शाम होते होते गोगाजी सहित इनके सारे जो वंशज थे, लोग थे, उन सबकी गर्दनें काट दी गई, और गोगाजी सहित उनके पुत्र भतीजों की गर्दनें कटी। लेकिन बावजूद इसके भी, ये कटी हुई गर्दन के बावजूद भी युद्ध कर रहे हैं, रुके नहीं है, गिरे नहीं है। भाई गजनवी की सेना ने कहा कि यार ये कौन है लोग, समझ ही नहीं आ रहा, इनको मार दिया फिर भी ये तो ताकतवर हो रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में महमूद गजनवी ने क्या किया? उन्होंने एक छोटा सा काम किया, भाग लिए फुल स्पीड में। अरे छोटा सा क्या भाई, सामने से सोचो 100 लोग भी तुम्हारे, 100 छोड़ो, एक इंसान भी कटी हुई गर्दन का तुम्हारे सामने से घोड़े पे दौड़ता हुआ आएगा और दोनों हाथों में तलवार चल रही है, हालत क्या होगी? भाग जाओगे। तो गजनवी की सेना भाग रही है, और भागती हुई गजनवी की सेना का पीछा किया किसने? गोगाजी महाराज ने। तो उनका शीश जो है वो कहां पे कटा था? ददरेवा में। लेकिन गोगाजी का धड़ जो कहां गिरा था? नौहर नाम की जगह पे, हनुमानगढ़ में, नौहर के पास में गोगामेडी में उनका धड़ गिरा था। यानी ये वो जाहर पीर कहा किसने? गजनवी ने। ये कहानी समझ में आई? आया था, पर ये हमसे हार के, या ये समझ लो कि परेशान होकर अब भागने लगा। कहां जा रहा है? गजनी प्रदेश। अच्छा, इधर हम देखें थोड़ा, तो थोड़ा और चीजों को ऐड कर लेते हैं कि गोगाजी ने किससे युद्ध किया। तो हम यहां पे कह सकते हैं गोगाजी ने 1025 ईस्वी में, कई किताबों में ये 1024 भी दे रखा है, दोनों ही तिथियां अगर एग्जाम में आती हैं, मेन एग्जाम में, तो आप ये मानोगे, और दोनों नहीं आती हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईस्वी में महमूद गजनवी से युद्ध किया, व गौरक्षार्थ, गौ रक्षार्थ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए।
गौ रक्षार्थ लड़ते हुए किसको प्राप्त हो गए दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन प्राप्त हो गए वीर गति को? गोगा जी महाराज। अच्छा, और क्या प्रश्न बन सकता है गोगा जी के बारे में? तो एक और प्रश्न हम यहां पे जोड़ लें दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा? मैंने अभी बताया, गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर कहा, जाहर पीर कहा। सॉरी भी बोला, अगर गोगा जी के मतलब गजनवी लाइक ये फील कर रहा था कि भाई अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी हो, मैं गर्दन दोबारा जोड़ दूं तो मैं जोड़ दूं और माफी मांग के चला जाऊं। लाइक होता है ना, वो आपने एक रील में देखा होगा, मेरे मुंह ते निकल गई, वो वाला सीन था एकदम यहाँ पे गोगा जी महाराज का। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, और एक और चीज समझते हैं दोस्तों। तो एक तो है शीर्ष मेढ़ी, गोगा जी महाराज के प्रधान थे 3 मंदिर आपको यहां पर समझना है। मान लो ये है गोगा जी, और गोगा जी कह रहे हैं पहला मेरा मंदिर है शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी। ये शीर्ष मेढ़ी नाम की जो जगह है वो कहां पर है? जिला चूरू। अगर उसमें लोकेशन देखें तो ये है ददरेवा, जिला चूरू में। शीर्ष मेढ़ी की बात करें तो यहां पे जो पुजारी होगा उस पुजारी का नाम होगा, हिंदू वंश का होगा, भोपा। शीर्ष मेढ़ी के बाद में यहां पर होगा धुरमेढ़ी। कौन सा होगा? धुरमेढ़ी। और धुरमेढ़ी जो होगा वो लोकेशन है नौहर हनुमानगढ़ में। लोकेशन कहां है? नौहर हनुमानगढ़ में। और धुरमेढ़ी का दूसरा नाम है गोगा मेढ़ी। धुरमेढ़ी का दूसरा नाम क्या है? गोगा मेढ़ी। चलो ये भी ठीक है। हमने कहा यहां पे जो पुजारी होगा दोस्तों, उस पुजारी को हम कहेंगे चायल। क्या कहेंगे? चायल। और चायल जो होगा वो मुस्लिम समाज से आता है, कायम खानी मुसलमान होता है वो यूजुअली, तो ये मुस्लिम होगा। ओके। अच्छा, 2 मंदिर तो हो गए, जहां पे शीर्ष मेढ़ी जहां पे शीश कटा था उनका, और धुरमेढ़ी जहां पे उनका धड़ गिरा है। दोनों ही जगह उनके मंदिर हैं, और दोनों ही जगहों के मंदिर को अपन क्या कह रहे हैं? धुरमेढ़ी और शीर्ष मेढ़ी। हमने कहा एक और मंदिर है गोगा जी की ओल्डी। ये तीसरा जो मंदिर है, ये गोगा जी की ओल्डी वाला जो मंदिर, ये वहां है जहां की गायों को बचाते हुए गोगा जी की डेथ हुई थी। और ये दोस्तों पड़ता है आज के हिसाब से सांचौर नामक स्थान, जिला जालौर में है। कहां पर है? जालौर। बोलो, बात समझ में आई? सांचौर जालौर में इनका ये मंदिर है। तो 3 मंदिर हो गए गोगा जी के प्रधान। एक हो गया शीर्ष मेढ़ी वाला, एक हो गया धुरमेढ़ी वाला, और एक हो गया गोगा जी की ओल्डी वाला। इन तीनों में से भी सबसे बड़ा मंदिर जो है गोगा जी का, वो धुरमेढ़ी वाला है। कौन सा है? धुरमेढ़ी वाला। ये मकबरे नुमा मंदिर है। कैसा है? मकबरे नुमा मंदिर। हमने कहा ये क्या सीन है भाई, ये समझ ही नहीं आया हमें। अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं, पर उससे पहले कुछ और चीजें भी जान लेते हैं। गोगा जी के बारे में कुछ और चीजें जानना है तो दोस्तों पहले तो आपको थोड़ा सा मैं लोक देवताओं के बारे में, ये फोटोज देख रहे हैं, लगभग राजस्थान के लोक देवता इसी तरीके से पूजे जाते हैं सारे। कोई घुड़सवार है, जैसे ये कल्ला जी महाराज हैं, ये रामदेव जी महाराज हैं, ये बाबू जी महाराज हैं, ये गोगा जी महाराज हैं, कहीं देवनारायण जी हैं। ऐसे राजस्थान के अलग अलग देवताओं को इसी तरीके से दिखाया जाता है। भाला लिया, इस बार ही दिखा दिया, किसी के हाथ में तलवार दिखा दी, किसी को शेषनाग का अवतार दिखा दिया। ऐसे अलग अलग सेंस में गोगा जी महाराज सहित अलग अलग लोक देवताओं को दिखाया गया है। दोस्तों ये हमारे जो गोगा जी महाराज हैं, जो तलवार लिए हाथ में दिखाया गया है, युद्ध लड़ते हुए दिखाए गए हैं, इनके बारे में एक बात यह है कि गोगा जी महाराज की 17वीं पीढ़ी में, कौन से नंबर की पीढ़ी है दोस्तों? 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है कायम सिंह, कायम सिंह चौहान। ये जो कायम सिंह चौहान है, इसके समय ददरेवा नौहर वाले इलाके पे आक्रमण होता है एक बंदे का, और ये बंदा था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अभी जो तुगलक नाम का राजा है, ये दिल्ली का राजा है, पर इसने भारत राजस्थान के कुछ हिस्सों को जीता था उस टाइम पे। और जब जीता तो गोगा जी का एक वंशज, उनको पता चला कि गोगा जी का बड़ा मान्यता है इस इलाके में, तो गोगा जी के एक वंशज को क्यों ना मैं धर्म परिवर्तन करा दूं।
और धर्म परिवर्तन हो जाएगा तो गोगा जी के बहुत सारे फॉलोवर्स भी इस्लाम धर्म को ज्वाइन कर लेंगे। और उसकी बात सच भी हुई। क्या हुआ? कायम सिंह चौहान को धर्म परिवर्तन कराया। किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। शासनकाल 1351 से 1388। कहां का राजा है? दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश ने धर्म परिवर्तन करवाया। कम उम्र के थे ये। कौन? आपके कायम सिंह चौहान। और ये धर्म परिवर्तन करके धर्म चेंज हुआ और ये इस्लाम धर्म में चले गए। इनका नाम हो गया कायम खां। क्या नाम हो गया दोस्तों? कायम खां। किसका नाम हुआ? ये गोगाजी महाराज का वंशज का। अच्छा, इनका कायम खां और कई लोग इनको क्याम खां भी कह देते हैं, ये वाला नाम दिया जाता है। अब मान लो इसके वंशज जो होंगे, इस कायम खां के जो वंशज है, देखा जाए तो गोगाजी के वंशज हैं, पर इसके जो वंशज होंगे उनको कहा गया कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान। कौन से हैं भाई साहब? ये कायम खानी मुसलमान। और ये कायम खानी मुसलमान जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि इनके आराध्य देवता जो हैं वो कौन है? गोगाजी महाराज। तो अगर पूछा जाए इनके आराध्य देवता किस व्यक्ति को माना जाएगा, तो आप बताओगे, बोले सर इनके आराध्य देवता हैं गोगाजी महाराज। बोलो बात समझ में आई? और इसीलिए गोगामेडी वाला जो मंदिर है उसमें मुख्य पुजारी भी कौन होता है? यही गोगाजी के वंशज कायम खानी मुसलमान। वो देखते हैं आगे। ये समझ में आया क्या? समझ में आ गया भैया? अच्छा, गोगाजी के इस मंदिर को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि ये जो मंदिर है मकबरे जैसा है। ध्यान से, थोड़ा पूरा पिक नहीं है इसमें। बगलों में क्या है इस मंदिर में? अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा एक बहुत ही गजब की चीज, और वो है दोस्तों मीनार। मंदिर में गुंबद है, मंदिर में मीनार है, तो मंदिर कैसा लगता है? मकबरे नुमा। तो हम कह सकते हैं, यहां पे एक प्रश्न बनता है, गोगामेडी के मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण गोगाजी के ही वंशज ने ये करवाया था। गोगामेडी के मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय, और एग्जाम में तो आप फिरोज शाह तुगलक ही करवाओगे, वैसे कायम खां ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। चलो यहीं फ्री कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर बनवा दिया। हमने कहा कि और क्या है इस मंदिर के? आप कभी देखोगे तो प्रवेश द्वार पर एक और पॉइंट आता है, और पॉइंट ये दोस्तों, प्रवेश द्वार पे पॉइंट सबसे पहला और जरूरी वो ये है कि बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। वह सर्प का चिन्ह अंकित है। इस मंदिर के एंट्रेंस पे जो ये मुख्य प्रवेश द्वार है, इस पे एक तो शब्द लिखा है क्या? बिस्मिल्लाह, और एक चिन्ह बना हुआ है सर्प का। ये प्रतीक है इस बात का कि गोगाजी सर्पों के देवता हैं। और यहां तक कि गोगाजी महाराज का प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आप बताओगे सर्प। क्या बताओगे? सर्प। यहां तक कि इनकी जो ध्वजा है वो सफेद रंग की है। कौन से रंग की है? सफेद रंग की ध्वजा है, प्लस उस पर सर्प का चिन्ह है। सफेद रंग की ध्वजा पर क्या बना हुआ है? सर्प का चित्र बना हुआ है, वही उनकी प्रतीक चिन्ह हो जाता है बस। अच्छा, और बताइए, बोले ध्वजा हो गई, सब बात हो गई, गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं? हमने कहा ये तो हमें आता है। गोगा जी के गीतों को कहते हैं दोस्तों छावली। क्या कहते हैं? छावली। हमने कहा गोगा जी के मंदिर में भक्तों के द्वारा एक नृत्य होता है जिसका नाम है दोस्तों सांकल नृत्य, और बड़ा ही खतरनाक डांस होता है भाई ये। यूजुअली यहाँ पे भक्त क्या करते हैं, मेले में बहुत सारी सांकलों का एक इकट्ठा पुंज होता है, उनको ऐसे एक सर्किल सी में बांध लेते हैं और उनको लोहे को गर्म करते हैं आग में, और एकदम तब तक गर्म करते हैं उनको जब तक वो जंजीरें एकदम लाल नहीं हो जाती।
फिर उन जंजीरों को इकट्ठा करके ऐसे हाथ में पकड़ के और ऐसे जोर जोर से शरीर पे मारते हैं, जोर जोर से ऐसे दोनों हाथों से उठाते हैं, ऐसे एक हाथ से तो उठता भी नहीं है, फिर ऐसे, फिर सर पे। ये सांकल नृत्य है। सांकल नृत्य का उद्देश्य रहता है कि हमारे जो व्यक्ति हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी शहादत की याद में हम ये काम कर रहे हैं, उनकी शहादत की याद में हम ये मुख्य कार्य कर रहे हैं दोस्तों। हमने कहा ठीक है चलो। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो सांकल डांस हो गया, छावली नृत्य हो गया, सारी चीजें, पर ये पूर्विया कौन है? तो हमने कहा सर ये पूर्विया जो हैं ये गोगामेडी के हैं। गोगामेडी में पूर्व दिशा से आने वाले भक्त क्या कहलाते हैं? आपके गोगा जी महाराज के भक्त हैं पूर्विया। आई बात समझ में? हमने कहा ये सब बात समझ में आ गई, गोगा जी के भक्त हो गए, नृत्य हो गया, सारी चीज हो गई। वो बताओ कि गोगा जी के राखड़ी वाला क्या प्रश्न है? ये राखी बांधते हैं कृष्ण लोग, बोले ये भी है आंसर, ये भी बहुत नॉर्मल सी बात हो गई। क्या? देखते हैं। एक वर्ड है दोस्तों, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है? गोगा राखड़ी अगर डिटेल में देखा जाए, थोड़ा समझने का इसको प्रयास करते हैं दोस्तों। गोगा राखड़ी का मतलब है गोगा जी महाराज, गोगा जी के भक्तों द्वारा, है ना, या गोगा जी के भक्त इसमें लेने की जरूरत नहीं है, इसमें विशेष रूप से किसान शब्द लेना था, पर ठीक है, वैसे भक्त भी ले सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। गोगा जी के की राखी जिसमें 9 गांठ होती हैं। कितनी गांठ होती हैं दोस्तों? 9 गांठ। ये तक प्रश्न आ जाता है कई जगह, 9 गांठ। तो 9 गांठ गोगा जी की राखड़ी जो है 9 गांठ वाली होती है। ये रक्षाबंधन पे, कई जगह राखी पे, कई जगह आषाढ़ माह में, ये राखी पे, राखी बोले तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर कब बांधी जा रही है? रक्षाबंधन पे दोस्तों, रक्षाबंधन पर हल बेहाली के बांधी जाती है। अब कई लोग इसमें थोड़ा मैं चेंज बता देता हूं क्या क्या हो सकता है। हाली का मतलब होता है एक तो किसान, हाली मतलब किसान, किसानों के द्वारा। देखो कुछ जगहों पे रक्षाबंधन पे ना बांध के इसको बांधते हैं अपन कब? आपके रक्षाबंधन की बजाय इसको मांग सकते हैं अपन हल छठ पे, भादवा कृष्ण छठ पे भी बांधते हैं, बलराम जयंती बोलते हैं उसको। कई जगह पे आषाढ़ में जब पहली बुवाई होती है दोस्तों, तो खेतों में हल चलाने से पहले हल और हाली इसको बांधते थे। ज्यादा प्रैक्टिकल यही था। क्यों? क्योंकि ये जो गोगा जी राखड़ी है इसमें 9 गांठों में कुछ जड़ी बूटियां रखी रहती थी, जिससे जहरीले जीव सांप वगैरह किसान के नजदीक नहीं आते थे। यूजुअली पहले बैलों से और खेत ऊंटों से होती थी खेतों में जुताई, तो किसान पीछे पीछे चल रहा है, आगे बैल भी चल रहे हैं। और बरसात वाले टाइम पे क्या होता था, जो जहरीले जीव हैं वो अपने बिलों से निकल के, स्पेशली सांप, बाहर आ जाते थे और खेतों में कई बार इन किसानों को खा जाते थे। इस सब की देखा जाए तो सुविधा के लिए गोगा जी की राखड़ी हाथों में और हल्के भी बांधी जाती थी, जिससे कि दोनों की सुरक्षा रहे, बैल की भी रहे, आपकी नहीं भी रहे, सब ठीक है। अच्छा इस राखड़ी को चढ़ा के भी आते थे। चढ़ाने का मतलब अगर ये पूछी जाए चढ़ाई कब की जाती है, अच्छा रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण की पूर्णिमा को। तो बेसिकली ये रक्षाबंधन के बाद में एक भादो का महीना आता है, तो भादवा के कृष्ण पक्ष, भादवा कृष्ण नवमी, जिससे हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। गोगा नवमी को यह राखी गोगामेडी के मंदिर में चढ़ाई जाती है, यानी खोली जाती है एक तरह से। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब हमने कहा कि साहब गोगा जी से संबंधित जरा हमें बताओ मेला। तो पहला प्रश्न तो है मेरा, गोगा जी का मेला लगता कहां है? तो सबसे प्रधान मेला जो हम समझना है वो है गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी नाम की जो जगह है
गोगामेडी नाम की जो जगह है वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अच्छा, ये जो गोगामेडी वाली जो गढ़ है गोगामेडी, इसके बारे में ये भी याद रखना कि ये मेला भादों के महीने में लगता है। कब लगता है? भादवा कृष्ण नवमी। अभी बताया था जिस दिन गोगा जी को शहादत मिली थी, जिसे हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल मेला है। अगर पशु मेला पूछ लें तो क्या होगा? पशु मेला पूछ लिया जाए तो आप यहां पे छोटा सा चेंज करोगे। गोगा जी का पशु मेला वो पूरे के पूरे भादवा महीने में ही लगता है। लगभग 30 दिन तो कम से कम चलेगा। और इसीलिए इससे संबंधित एक प्रश्न और है, गोगा जी और तेजा जी के मेले सामान्यतः भादों पूरे महीने ही चलते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाले पशु मेले। लेकिन उसमें भी नंबर 1 लंबाई में अगर हम बात करें तो गोगा जी का आएगा। तो एक प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला किसका है? गोगा जी का। सिंपल। ठीक है। अब देखो दोबारा हमने कहा दोस्तों, गोगा राखड़ी, गोगा जी की राखी है, 9 गांठ वाली है। रक्षाबंधन को आमतौर पे बांधते हैं, यूजुअली आषाढ़ महीने में भी बांधते हैं इसको किसान, और भादों के महीने में नवमी के दिन कृष्ण पक्ष में इसको खोल के आ जाते हैं। कहां पर? गोगा जी के मंदिर में जात भरती है, मेला लगता है। ठीक है। एक और चीज है, गोगा जी का मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगेगा, और ये भादवा कृष्ण नवमी गोगा नवमी को लगता है। पशु मेला भादवा में लगता है। पशु मेला कौन से महीने में लगता है दोस्तों? विशेष रूप से भादवा के महीने में, और राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं दोस्तों, इसमें एक और चीज ऐड करते हैं कि गोगा जी के संबंध में किसी ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं क्या? गोगा जी से संबंधित, गोगा जी से संबंधित क्या है? ग्रंथ। तो अगर हम ग्रंथ की बात करें तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है दोस्तों गोगा जी रसावता। क्या ग्रंथ है? गोगा जी रसावता। और ये जो गोगा जी का रसावता ग्रंथ है, इस ग्रंथ की हम बात करें तो ये लिखा है दोस्तों मेहाजी बीठू ने, मेहाजी बीठू के द्वारा। ठीक है। अच्छा, और हम बात करें, मेहाजी बीठू वाली बात हो गई, तो दूसरा एक और प्रश्न हम यहां पे देख लेते हैं। ये है दोस्तों कायम खां रासो। कायम खां रासो ये जो ग्रंथ है ये किसने के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया जान कवि नियामत खां, जान कवि नियामत खां के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब ये जो जान कवि नियामत खां हमारे द्वारा लिखा गया है, इसमें एक और चीज है, गोगा जी रसावता मेहाजी बीठू ने लिखा है, कायम खां रासो जान कवि नियामत खान लिखा है। ठीक है, दोनों बात हो गई। लेकिन एक बात मैं बता दूं, नियामत खां फतेहपुर के राजा थे। फतेहपुर नाम की एक जगह सीकर में, वहां के एज ए राजा थे कायम खानी चौहान वंश के। और कायम खानी चौहान ये कह रहे हैं भैया कि हमारा पूर्वज कौन है? गोगा जी। तो हमारा जो ये रासो है इसमें शुरुआत हम गोगा जी से ही कर रहे हैं। तो गोगा जी पे लिखा हुआ ग्रंथ हो गया, हुआ ना? उस हिसाब से अब हमने प्रमुख मंदिर देख लिए, गोगा जी के उपनाम देख लिए, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें देख ली। लेकिन अभी भी हमारे पास गोगा जी के बारे में एक छोटा सा चैप्टर बच गया कि गोगा जी के एक पुत्र थे, और जिनका नाम है दोस्तों केसरिया कुंवर जी। क्या नाम है? केसरिया कुंवर जी। ये जो केसरिया कुंवर जी महाराज हैं, इनके बारे में एक छोटा सा पॉइंट ये बनता है कि हमारे जो गोगा जी महाराज हैं उन्हीं के बेटे हैं ये, गोगा जी के पुत्र। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अगर ये उनके पुत्र हैं तो और क्या जानकारी इसमें जोड़ सकते हैं? तो भैया हमने कहा इनको भी हम गोगा जी की तरह सर्पों के देवता कहते हैं, क्योंकि ये भी सर्पदंश का इलाज करते थे। इन्हें भी गायों की रक्षा के लिए जान दी थी, इसीलिए हम इनको भी गौ रक्षक देवता कहते हैं। ओके। इनके भी 2 मंदिर हैं राजस्थान में, जिनमें मंदिरों की बात करें तो एक तो है जहां पे शीश कटा इनका, जो शीर्ष मेढ़ी इनकी कहलाती है, वो है दोस्तों कहां पर? आपके चूरू जिले के अंतर्गत है, ददरेवा में। पिता के साथ ही है, ददरेवा ब्रैकेट में चूरू। और हमने कहा एक मंदिर और है इनका जिसे हम धुरमेढ़ी कहते हैं,
यानी धड़ यहां पे गिरा था, और ये कहां पर है, बीरमसर। बीरमसर, और बीरमसर कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ में। आई बात समझ में। तो ये केसरिया कुंवर जी की अगर हम बात करें, इनके बारे में, एक तो सर्पों के देवता, गौरक्षक देवता, और ये भी गोगा जी के साथ ही शहादत को प्राप्त हुए थे जब युद्ध हुआ था किससे, महमूद गजनवी से। इनकी भी पूजा सर्पों की तरह, सर्पों के देवता के रूप में की जाती है, और इनकी भी ध्वजा जो है वो बिल्कुल वही रंग है जो इनके पिता की रंग है, तो सफेद रंग की ध्वजा है। ठीक, इन्हें भी सर्पों का देवता कह दिया। पिता पुत्र की जोड़ी कहां पूजी जा रही है, गोगा जी और केसरिया कुंवर जी। एक और है पिता पुत्र की जोड़ी जो है देवनारायण जी और उनके पिता सवाई भोज, इनको भी याद किया जाता है। हम दोनों को देखेंगे, उनको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करें दोस्तों, एक बार जरा रिवाइज कर लें हमने क्या क्या डिस्कस किया। दोस्तों मैं आपको अगले कुछ महीनों में, महीना ज्यादा तो नहीं, 2-1 महीने 3 महीने में अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उस कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आपके साथ एक लोक देवता नाम का टॉपिक। और दोस्तों लोक देवता नाम के इस टॉपिक में ऐसे लोक देवता जो हिंदू व मुस्लिमों द्वारा पूजे जाते हैं, जिसमें 5 प्रमुख लोक देवता हैं, जिनमें गोपा मेरा है नाम का अपन लोक देवता पढ़ेंगे। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी तंवर, इन 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 के हमने जिले भी देखे, थोड़े लोकेशन समझने का प्रयास किया प्रधान मंदिरों की। फिर हमने कहा दोस्तों गोगा जी चौहान जो हैं उनका ददरेवा में जन्म हुआ है 946 या 1003 विक्रम संवत को। जेवर जी उनके पिता का नाम है, बाछल माता, नीली घोड़ी भान है, पत्नी का नाम क्या है, केलमदे। चचेरे भाई उनके हैं अर्जन और सर्जन। अच्छा, अर्जन और सर्जन से भूमि विवाद हुआ था और इन्हें गोगा जी ने भूमि विवाद के चलते मारा। हालांकि मारने की मुख्य वजह जो थी वो ये थी कि भूमि विवाद दोनों भाइयों में था, लेकिन ये लोग चले गए थे कहां, गजनवी की शरण में, और इन्होंने कहा नहीं ये गलत किया, तो गजनवी की तरफ ये पहुंचे और वहां पे युद्ध के दौरान इन दोनों को ही मार दिया था गोगा जी ने। गुरु जी का नाम गोरखनाथ जी, उपनाम सर्पों के देवता, जाहर पीर और गौरक्षक देवता। हमने कहा ठीक है। गजनवी की एक कहानी समझाई कि सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, रास्ते में ददरेवा में युद्ध करता है और इसी में गोगा जी वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो गौरक्षक करते हुए देवता की तरह मारे गए। 1025 या कभी 24 भी आ सकता है, तो वो दोनों ऑप्शन दिए हैं। महमूद गजनवी ने युद्ध किया, गौरक्षार्थ लड़ते हुए वीरगति को कौन हो गए प्राप्त, कौन, गोगा जी। गजनवी से चौहान, गोगा जी चौहान जो उनको चाहर पीर कह के जाता है। इनके 3 प्रमुख मंदिर हैं, सीरसमेड़ी, धुरमेड़ी और गोगामेड़ी। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये जो पुजारी हैं भोपा और ये जो पुजारी है चायल, ये 1-1 महीने के लिए एक्सचेंज भी करते हैं। साल भर में 11-11 महीने तो अपनी अपनी जगह रहेंगे। 1 महीने भोपा यहां जाएगा और 1 महीने यहां आएगा, साल भर में ये रिजल्ट ये तय है, एक्सचेंज। और गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, सांचौर जालौर में। अब हम बात करें दोस्तों और क्या प्रश्न बनता है, तो ये तो मैंने गोगा जी सभी लोक देवताओं के मंदिर बता दिए। गोगा जी का जो मंदिर है इसके बारे में भी हमने सामने जानकारी दी कि भाई ये मंदिर बनवाया किसने, इसने। अच्छा, एक बात और याद रख सकते हैं कि गोगामेड़ी वाला जो मंदिर है, गोगामेड़ी के मंदिर को वर्तमान रूप बीकानेर के महाराजा नाम क्या है उस महाराजा का, गोगा जी चौहान के जो वंशज मतलब उससे कनेक्ट मानते हैं, उनकी पूजा करते थे। महाराजा का नाम है गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह का शासनकाल 1887 से लेकर 1943 ईस्वी ने करवाया या रूप दिया। ये रूप जो है वर्तमान स्थिति में जो मंदिर दिखता है गोगा जी का, वो किसने दिया था, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के राजा थे। लगभग 55-56 साल वो शासन करके गए। अच्छा, फिर आता है गोगा जी के मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवा दिया। बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है, सर्प का चिन्ह है, सर्प का प्रतीक चिन्ह है, ओके। ध्वजा सफेद रंग की प्लस सर्प का चिन्ह बना रहता है। अच्छा, तेजा जी की ध्वजा भी सफेद रंग की है, लेकिन तेजा जी वाली जो ध्वजा है उसके अंतर्गत तेजा जी का चित्र है पूरा, यहां पे केवल सर्प का चित्र रहेगा। गोगा जी के गीत छावली, नृत्य साकल, नृत्य कौन सा है दोस्तों, साकल। हमने कहा पूर्विया
गोगा मेडी की पूर्व दिशा से आने वाले भक्तों को पूर्विया कहते हैं। विशेष रूप से ये लोग कहाँ से आते हैं? यूपी और हरियाणा वाले हिस्से से और यूपी वाले हिस्से से ये भक्त आते हैं। हमने कहा ठीक है। और क्या है? गोगा राखड़ी, गोगा जी की राखी 9 गांठ वाली होती है और रक्षाबंधन पर हल व हाली को बांधी जाती है। भादवा कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को यह राखी गोगा मेडी के मंदिर में चढ़ाई जाती है। और गोगा जी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़, भादवा कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, पशु मेला भादवा माह 30वें दिन, और राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है। फिर हम बात करें गोगा जी संबंधित ग्रंथ। गोगा जी रसावता, मेहाजी बीठू, कायम खरासो, जानकवि नियामत, खां या फतेहपुर के राजा। फिर हम बात करें केशरिया कुंवर जी, गोगा जी के पुत्र, मंदिर शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू, धुरमेड़ी बीरमसर हनुमानगढ़, ध्वजा सफेद रंग की, सर्पों के देवता और गौरक्षक देवता। फिर हम कहें और क्या प्रश्न बनेगा? कोई जरूरत नहीं है फालतू ज्यादा प्रश्न बनाने की। ये प्रश्नों को आप कंपाइल करो, फिर उसके बाद में इनके एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो अपने आप ही हमें समझ में आ जाएगा गोगा जी से किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमने प्रयास किया है गोगा जी महाराज को समझाने का, और हमने प्रयास किया है पहले लोक देवता गोगा जी को एक अलग ढंग से समझने का। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विष्णु बेनीवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फार्मर्स लव में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बिना सोचे समझे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक अनुभवी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। पहली बात तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नया कोचिंग है, क्या होगा, पहली बात तो नई नहीं है। आपको मैं बता दूं, सर वाईटी पे आपको बहुत लंबे समय से गाइडेंस दे रहे हैं, लंबे समय से आपकी क्लासें ले रहे हैं, तो आपका एक भरोसा, प्लस दूसरा कि आपको पता है कि यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे भरोसा किया जाता है ना। दूसरी चीज, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मैंने इतने लंबे अनुभव में यही सीखा है जीके के अंतर्गत कि कुछ भी संपूर्ण नहीं होता, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ जाने की संभावना है ही नहीं, और बहुत ही बुरी परिस्थिति होगी तो मुश्किल से एक प्रश्न बाहर जाएगा। अगर मैं आपके कल्चर के 12 प्रश्नों की बात करूं तो लगभग 10 से 11 प्रश्न आपको हमारे इन नोट्सों से और एमसीक्यूज वाली सीरीज से मिल जाएंगे। एक प्रश्न की गारंटी मैं इसलिए ले रहा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद ही टीचर पहली बार सुनते हैं, खुद पूरा राजस्थान ये दिखता है कि ये क्वेश्चन तो पहली बार आया, भाई कहां से आया समझ ही नहीं आया, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो मस्त होके पढ़िए और रिलैक्स हो जाइए एकदम, और बाकी क्लासें भी आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विष्णु बेनीवाल आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार करता हूं। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।